साथियों, आज मिलाती हूँ आपका एक स्पेशल पर्सन से और बहुत सारे लोगों को ना पता नहीं क्यों जेलसी और थोड़ा कुंठा हो जाती है। तो भाई अपनी कुंठा को अलग रखो, ठीक है ना। और मेरे साथ जो जितने लोग भी जुड़े हैं, जितने लोग भी हैं, वो ये समझ लो कि फ्यूचर के आने वाले लीजेंड हैं। वो लीजेंड का मतलब तो समझते होंगे, महापुरुष। ठीक है, आइए मिलाते हैं रमेश वंगी सर से। और आज मैं सर के घर पे आई हूँ। सर की मैंने काफ़ी तारीफ सुनी थी, काफ़ी कि हाँ भाई बहुत बड़ी ने लाइब्रेरी बना रखी है। तो भाई साहब लाइब्रेरी देखो आप सर की। सच में इतनी किताबें मैंने आज तक किसी भी जो बहुजन लोग हैं, अपने मिशनरी लोग हैं, किसी के पास में इतनी किताबें नहीं देखी। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा कलेक्शन है किताबों का इनके पास में। और सर दिन रात मतलब कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। अपने लोगों में क्या है कि सर एक कट्टरवाद मैंने देखा है कि अपने जो महापुरुष अभी ये पढ़ रहा हूँ। एक सेकंड सर बोल गए। अभी मैं इस किताब को पढ़ना शुरू किया है। हालांकि मैंने ये 2023 में शुरुआत की थी इसकी, और मार्च 23 में। लेकिन अभी जो है मैंने कल मतलब जो रात बीती है उसमें फिर दोबारा से इसको शुरू किया है। और शायद मैं कुछ पढ़ पाया हूँ, यहाँ तक पहुँच गया। तो मैं इसको खत्म कर पाऊंगा। ये बहुत अच्छी किताब है। और बड़े आश्चर्य की बात देखिए कि ये किताब का संस्करण जो है पहली बार ये किताब छपी थी। बताते हैं, ये 1995 का पहला संस्करण है इसका। और इसमें देखिए, इसमें सावरकर भी हाजिर है, जो हम सुनते रहे हैं अभी तक कि भाई सावरकर जी को इतना प्रेस वो नहीं दिया गया, वो नहीं दिया गया। अब देखिए इन सबके मुकदमे दिए गए इसमें सावरकर का मुकदमा भी दिया गया है। तो इस तरह से कहना कि भाई सावरकर का जो है पिछली सरकारों ने जो है इतना उपेक्षा की है, तो उपेक्षा नहीं की गई है। ये इसका उदाहरण है। एनबीटी से पुस्तक प्रकाशित हुई है। मैंने अभी शुरुआत की है इसके पढ़ने की। पहला मुकदमा जो है वो है बहादुर शाह जफर का। हाँ, ये बहुत बढ़िया है किताब। ये कानून के विद्यार्थियों को भी पढ़नी चाहिए और एक आम इंसान को भी पढ़नी चाहिए। बिल्कुल जानकारी। हाँ, किताबें तो जितना आप पढ़ सकते हो, पढ़ने की कोई नहीं है। जब हम बचपन में, हम छोटे बच्चे, तो हमारे टाइम के 60-70 में एक चला हुआ था, एक मिथ था, हम देखते भी थे कि कुछ कहते थे कि जो ज्यादा पढ़ गया दिमाग खराब हो गया। हमने सुना भी था, लोग कहते भी थे। तो मैंने यही ठाना था कि मैं देखता हूँ कि कितनी किताब पढ़ के कितना दिमाग खराब होता है। लेकिन आश्चर्य की बात है, अभी दिमाग खराब होने की नौबत ही नहीं है। पढ़ने वालों का दिमाग खराब नहीं होता है, वो क्या बहाना एक बना दिया कि पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है ना। और ये जो किताबें आप देख रहे हैं, ये मेरा 40-45 साल से ज्यादा का कलेक्शन है। ये लाइब्रेरी एक दिन में, 2 दिन में, 2 साल में, 10-20 साल की नहीं है। ये पूरे मिनिमम 45 साल, 46 साल का ये मेरा कलेक्शन है। और जो शुरू हुआ था 1980 के दशक से। और अब जो मैं बस कंडक्टर था 1982 में लगा था, उस जमाने से मैंने शुरुआत कर दी थी, जब भी मैं दिल्ली में था। और असल में तो ये कलेक्शन की शुरुआत हुई थी जब मैं दिल्ली में आया, जब मैं कागज बीनने काम शुरू किया। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई वो किताबें भी मैंने अभी रखी हुई है। ये किताब तो ये वाली जो किताबें दिख रही हैं, ये यहाँ तक ये जो किताबें हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये सारी मैंने कागज कूड़े में से बीनने से निकाली गई है। अब ये देखा जा सकता है कि मेरी लाइब्रेरी की शुरुआत जो है वो कागज बीनने के दौरान ही शुरू हो गई थी। तो ये जो है, और ये बाबा साहब का संविधान है। ये हिंदी अंग्रेजी में, इसको भी देखा जा सकता है। डंडा दूसरा लेते हैं इसकी पहले। जी, ये यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से है ना। और ये एक सेकंड। हाँ, अब ठीक है। ये जो है, ये बाबा साहब का संविधान। ये छोटा है, पीछे पूरी बड़ी वाली किताब है जो 1950 में 51-52 में जो छपा था ना, उसकी प्रतिकृति है ये। हाँ। और ये बाबा साहब का जो है पूरा वॉल्यूम्स है अंग्रेजी में। और ये संविधान सभा वाद विवाद है।
ये अंग्रेजी में है, ये हिंदी में है। बाबा साहब की 21 वॉल्यूम्स, इनका अनुवाद है। लेकिन अभी जो है ना 40 खंडों में इसका सेट पूरा अनुवाद आ गया है, और उन 40 में एक चैप्टर में मेरा भी अनुवाद भी शामिल है। अरे इस वाह, ऐतिहासिक काम में अच्छा योगदान अचानक से हो गया था। मैं पार्लियामेंट में काम करता था, अच्छा तो वो अनुवाद मेरा, मुझे भी अनुवाद करने का मौका मिल गया। हाँ, तब तो मैंने पैसे के लिए अनुवाद किया था। असल में हम नौकरी करते थे, अच्छा, तो एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए हमने वो अनुवाद किया था। बहुत बढ़िया। लेकिन बाई चांस योगदान तो योगदान होता है। ऐतिहासिक काम में मुझे योगदान करने का मौका मिला कि बाबा साहब के बारे में जितनी किताबें मुझे मिल जाती हैं, मैं वो सारी इकट्ठी कर लेता। मतलब मैं बाबा साहब के बारे में कोई किताब या उनके बारे में कोई, जैसे कि मेरे पास एक डाक टिकट भी है, और ये मैंने बाबा साहब का कॉइन भी लिया हुआ है। अच्छा अच्छा, ये देखिए बाबा साहब का कॉइन है। हाँ, या ये जो है इसकी, ये देखिए 125वीं 2015 में बाबा साहब के 125वीं जयंती पे ये सिक्का निकाला था। और ये देखिए पीछे बाबा साहब का भी ये है इसमें, और इसकी कीमत है 3,480 रुपए। 3,480 रुपए इस सेट की कीमत है। ये स्मारक सिक्का है असल में, ये रेगुलर सिक्का नहीं है। हाँ। ये यादगार रखने के लिए सिक्का है। और इन सिक्कों की जो कीमत है 3480 है, और कुल मिला के 1000 सिक्के छापे गए थे। तो टकसाल में क्या कहते हैं, ढाले गए थे। टकसाल में ढाले गए थे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि 1000 सिक्कों में से सेट में से अभी भी कुछ सेट बचे हुए हैं, जिन्हें अंबेडकर प्रतिष्ठान से खरीदा जा सकता है। अगर 1-2 सेट बचे हों, मुझे उम्मीद है कि कुछ सेट बचे हुए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो बाबा साहब के अंबेडकरवादी अनुयायी हैं, 2015 आज 10 साल हो चुके हैं, और वो 1000 सिक्के खत्म नहीं कर पाए। देश में विदेश में इतने बड़े बड़े अंबेडकरवादी बैठे हुए हैं, और वो सिक्के खर्च नहीं कर पाए। ये बहुत मेरा विचार है कि दुख की बात है। हाँ। जबकि 1 लाख सिक्के बिक जाने चाहिए थे। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब को मैं तो इन सिक्कों को खरीदने में मैं तो पीछे नहीं हटा। अगर किसी को चाहिए तो फिर ये है कि आप अंबेडकर प्रतिष्ठान, हाँ, जो आजकल आरगेपुरम में है, वहाँ से लिया जा सकता है। और मिल जाएगा सिक्का। जी, और ये जो सेट है, ये देखिए, ये हमारा ये पूरा सेट है। ये नहीं है, ये हाँ धर्म के बारे में है ये। लेकिन ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है, ये महिलाओं का सेट है पूरा, वुमेन्स को लेकर के ना, अवेयरनेस को, हर चीज को। और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो सेट है पूरा, ये भगत सिंह है, आजादी के जो परवाने हैं उनके लिए है, और जिसे हम कम्युनिज्म भी कह सकते हैं, मतलब क्रांतिकारी सेट है ये। और यहाँ जो दिख नहीं रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा सेट, अंदर भी पूरी किताबें रखी हुई हैं सर की पूरी। ये ऊपर भी सेट है। हाँ, इसके नीचे 3 सेट और हैं, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। यहाँ पर भी ये, इसके पीछे भी किताबें हैं। इसी की नकल है। यहाँ भी इंटरनेशनल बुक्स है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। यहाँ भी ये आपका मंटो है, ये शेक्सपियर है, होमर है, बाकी वो किताबें हैं। ये सब बड़े बड़े लेखकों की किताबें हैं। ये पूरा जो सेट है, देखिए एडम स्मिथ है, ये देखा जा सकता है। ये किताबें मतलब जो आपको लगेगी कि बहुत शानदार किताबें आपको लगेगी। मैंने नाम तो सुना था कि भाई वो क्या बोलते हैं, किताब प्रेमी लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन इतने बड़े किताब प्रेमी बने सच में मेरे को। और ये देखिए, ये यहाँ पे एक पहले इधर की मैं दिखा दूं सारी किताबें आपकी। नहीं, यहाँ पे दिखाई जा सकती है। किताबों की जगह इतनी कम है कि किताबें ऐसे ठूसी पड़ी है। ये एक की बाद एक यहाँ पे भाई साहब, ये देखिए, ये किताबें जो है एक के बाद एक के बाद एक ऐसे 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 जगह नहीं है किताबों की। और ये तो ये तो सर के टेबल, आप इधर आ जाइए सर। ये जो टेबल है, स्टडी टेबल, जगह नहीं है तो मेज पर ही रखी हुई है टेबल पे सर ने। सच में एक बहुत शानदार कलेक्शन है सर आपका, सच में।
और इधर बाबा साहब भी हैं। हाँ, आप हाँ, सबके हाँ, ये देखिए। हमारे सबके चहीते हैं। हाँ, ये बाबा साहब हैं। ये संविधान का फ्रंट पेज वो हाँ, है, हाँ, ऊपर का हाँ, जिल्द का। हाँ, ये हमारी उद्देशिका हिंदी अंग्रेजी में। हाँ, हाँ, और ये जो है ये हाँ। वो है जिसमें बाबा साहब जो संविधान समिति के जो उसके वो थे सदस्य थे। हाँ, इस ये कागज सिद्ध करता है कि बाबा साहब संविधान निर्माता थे। हाँ। जो इसमें लोग ये- बोलते हैं ना कि हाँ, बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, नहीं वो लिखा। इसको गौर तो से देख ले। ये साक्ष्य है। इस बात का जिम्मेदार है कि हाँ। बाबा साहब अकेले ही सदस्य थे जिन्होंने ये सारा काम निपटाया। हाँ, 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 इसमें एक व्यक्ति ऐसे थे जो विदेश में चले गए थे, हाँ, कुछ आ नहीं रहे थे, हाँ, हाँ। किसी की मृत्यु। तो इसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है। और ये 1942 का नक्शा है, वो भी 42 का है। और ये मेरा हमारा ये सर है। हाँ, जब हम ये मैम है। हाँ, ये झुग्गी में रहते थे हम। हाँ। ये देखिए ये ऐसी फूस की झुग्गी बनाई मतलब हुई थी। बड़ी स्ट्रगल हाँ, की है सर ने अपनी लाइफ में। मतलब इतनी आसान लाइफ नहीं है, लोगों को लगती है लाइफ हलवा है, भाई हलवा नहीं है। और ये बहुत- हमारा बाबा साहब की कृपा से ये LL अभी अधिवक्ता होने का प्रमाण है। सही है। और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये ग्रियर्सन का ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है। ये रिसर्च के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक्स हैं। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया डॉक्टर गिरियर्सन का है। ये बहुत अच्छी किताबें हैं, ये देखी जा सकती हैं। और धार्मिक ग्रंथों में भी देखा जा सकता है। ये विभिन्न रामायण है हमारी। ये भी एक रामायण है, ये भी रामायण है। ये राम कथा है फादर कामिल बुल्के की। ये रामायण के ऊपर ये रिसर्च पेपर है। ये वाली रिसर्च पेपर है। ये सारी चीजें पढ़ना चाहिए भाई। ये तर्क भी तो आप असल- तभी कर पाएंगे ना जब आप ये- पूरा पढ़ेंगे। हाँ। बिना पढ़े तो तर्क नहीं किया जा सकता ना। और ये देखिए ये हमारे बुल्ले शाह भी है। शर्मद बड़े फेमस संत हुए हैं। रविदास जी हैं, रैदास, संत रज्जब है, बुल्ले शाह है, सुखमणि बुल्ले शाह, संत कबीर बुल्ले शाह, पलटू साहिब, जपजी साहिब, कलाम रूमी, शेख सादी एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। कबीर ग्रंथावली, अमीर खुसरो, सांख्य दर्शन जो हमारा बड़ी फेमस है, पूरी दुनिया में माना जाता है। और इस दर्शन में एक ये भी बहुत अच्छा है। ये है चारवाक दर्शन। असल में पहले ना 6 दर्शन माने जाते थे, लेकिन आश्चर्य की बात है आजकल इसमें चारवाक दर्शन को बाहर जब हम बोलते हैं ना कि भाई दर्शन कितने के 6 तो दर्शन तो है, लेकिन चारवाक का नाम नहीं लेते। लेकिन एक दर्शन चारवाक दर्शन भी है जो धीमे धीमे करके पिछले 20-30 साल में धीरे धीरे गायब कर दिया गया है। तो ये है ओशो का एस धम्म सनातनो, बुद्ध के ऊपर 10 खंडों का सेटअप। ओशो ने ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पूरा बुद्ध के ऊपर लिखा है, एस धम्म सनातनो। ये उनका है अपने स्वामी विवेकानंद जी का सेट है। बढ़िया। बाकी ये जो है मतलब जब तक हम विभिन्न दृष्टिकोण से उन चीजों को ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे तो एनालिसिस कैसे करेंगे। बिल्कुल जब तक 2 चीज आपके सामने रहेंगी, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहेगा, व्हाइट ही व्हाइट रहेगा तो आप अच्छाई बुराई प्लस माइनस ये कैसे करेंगे आप। बिल्कुल। तो इस तरह से नहीं किया जा सकता। अभी मैं आपको इस लाइब्रेरी के बाद इस लाइब्रेरी का एनेक्स पेरेंट्स हैं, और ये हमारे बीच में मेरी दादी है और ये मेरे पेरेंट्स हैं। और ये यहाँ पे मेरे जो फादर है वो 9th क्लास का इनका NCC का है ये। अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और ये जो है इधर गौतम बुद्ध ये भी बुद्ध हैं। हैं। ये और बुद्ध ये हमारे है, बाबा साहब हैं। बाबा साहब। हाँ जैसे कि और ये भी बुद्ध हैं। आइए हम आपको कुछ जगह दिखाते हैं। किताबें रखने की जगह नहीं होने की वजह से ये देखा जा सकती है। किताबें लाइब्रेरी से बाहर किताबें रखी हैं भाई। किताबें जगह नहीं बची हुई है, सब उल्टी पुल्टी चीज सामानों के अंदर किताबें रखी हुई हैं। ये ऐसे ऐसे रखा है। आ जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ है भाई। अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, आ जाओ इसके पीछे। ये भी सेट है। ये सब घर का कोई कोना नहीं बचा ना, किताबें नहीं है। ये देखिए ये यहाँ इतना पे बड़ा कलेक्शन सच में। हाँ मतलब बहुत किताबें ये देखिए ऐसी पुराने टाइम की किताबें मिलेंगी आपको जी, जो कि आप रेयर बुक्स को कह सकते हैं आप। ये यहाँ भी मार्केट में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल वो बुक्स भी हैं सर के पास में।
बहुत बढ़िया। और इस तरह से किताबों को संभाल के रखा हुआ है ताकि वो फट ना जाए। पन्नियों में रखा हुआ है किताबें इस तरह से। और ये देखिए ये किताबें अभी इधर तो मैंने देखा ही नहीं भाई अभी साहब। ये हमारा एनेक्सी है। एनेक्सी का पूरा। मतलब पुछल्ला है ये किताबों का। और थोड़ा उधर चलो, अभी भी किताबें रखी हुई है अभी। ये भी रखिए, ये देखिए, ये देखिए यहाँ भी है। और ये नीचे भी देखिए। और अभी कुछ भाई बहुत। हाँ, और कुछ की तो ये तो हो ही गया। अब शुरुआत कर सकते हैं ये। वाओ। अभी यहाँ से दिखाइए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, ये यहाँ से पीछे पीछे वो देखिए, वहाँ पीछे पीछे भी भाई books साहब। हैं, ये ये अंदर तक बहुत गहरी अंदर अलमीरा तक है। पीछे हाँ, ये यहाँ भाई रखी साहब, हुई है। हाँ, ये बहुत। अभी बंद अभी नहीं और कर- अभी और भी दिखाएंगे। अभी आप जो है इसको ये देखिए, वाओ। अभी ये पूरा पूरा वहां तक भरा हुआ, ऊपर तक। भाई साहब, किताबों का पूरा खजाना है आपके पास। और अभी जो हमारा क्या कहेंगे इसको, देखिए भाई साहब, किताबों की कमी नहीं है। जो मेरी रेयर बुक्स है वो मैं अलग संभाल के रखता हूँ। नहीं सही है, फिर दोबारा से मिलती ही नहीं ना, किताबों की भी बड़ी समस्या होती है। और मिलती हैं तो कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं राइटर लोग। ये दस्तावेज है जो मैंने फाइलिंग करके सही है, रखे बढ़िया। हुए हैं। तो ये इस तरह से इसका श्रेय जाता है। हमने जो बाबा साहब को पढ़ा था तो उनसे जो प्रेरणा ली, वो प्रेरणा इतनी जबरदस्त रही हमारी। अच्छा सर, अब बातों बातों में मुझे ये बताइए हाँ, कि आप आजकल का जो यूथ है, जो इंस्टाग्राम में, मूवीज में इधर उधर घुसा रहता है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनको क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए पढ़ना इसलिए चाहिए, देखिए जब हम 3D देखते हैं ना तो हमारा ब्रेन जो है वो उसी में एंगेज हो जाता है, उसे सोचने का मौका नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल राइट। 3D में किसी चीज को देखना बुरा नहीं है, लेकिन जब हम किसी चीज को 3D में देखते हैं तो हमारे ब्रेन का जो एनालिसिस करने की जो क्षमता है या जो उसकी विशेषता है, जो उसे करना चाहिए वो नहीं कर पाता। तो हमें असल में कुक्ड भोजन मिल जाता है। हाँ, बराबर हम है। उसे पकाते नहीं है। तो पकाने के दौरान ही जो प्रक्रिया है उससे तो हम गुजरते नहीं है। तो इसलिए हमारे को कुक्ड मिल जाता है। हम स्वाद में खाते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता कि ये बना कैसे है, क्या कैसे काटा गया, कैसे किया गया। तो इसलिए हमें हमारे ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए हमें पढ़ना ही जरूरी चाहिए। बिल्कुल। तो पढ़ना जरूरी इसलिए है ताकि हम पढ़ेंगे तो हमारे ब्रेन में एक प्रोसेस शुरू होगा सोचने का। जब हम सोचते हैं तो हमारे ब्रेन में एक्टिविटी चालू होती है और इमेजिन करते हैं हम। और ब्रेन की ये भी विशेषता है कि हम जो भी हमारा ब्रेन काम करता है ना, वो चित्रों के आधार पे काम करता है। जैसे कि मोस्टली आजकल हम लोग पढ़ ही रहे हैं और समझ रहे हैं कि आजकल सेल्फ हेल्प बुक्स का बड़ा प्रचलन में है। जैसे कि सीक्रेट मूवी बड़ी फेमस मूवी है, पूरी दुनिया में इतनी बार देखी जा चुकी है, लाखों करोड़ों बार देखी जा चुकी होगी। और उसी तरह की बहुत सारे लोग आजकल मूवी बना रहे हैं कि कोई कहता है 3:30 बजे उठो। बहुत सारी चीजें जो है ना, ये मॉडर्न एज जो है ये ब्रेन का एज है। लेकिन हम ब्रेन को यूज कैसे करें, तो होता क्या है, जब हम ये रील्स वगैरह देखते हैं ना तो हमारा ब्रेन इतना एंगेज हो जाता है, तो हमारा डोपामिन रिलीज होने लगता है, तो हमें आनंद आने लगता है। तो जब आनंद आने लगता है तो हमारे ब्रेन को आनंद तो ले रहा है, लेकिन उसका जो मूल प्रोसेस है, जो एक्टिव रहना चाहिए ब्रेन, वो एक्टिविटी खत्म हो जाती है, उसकी अपनी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। जैसे कि मैं अपने मेज में बैठा हूँ और जैसे बच्चे वो देखते हैं ना, वीडियो गेम्स आते थे पहले, अभी भी जो हम एक कार वगैरह दौड़ाते हैं ना ऑनलाइन, तो उसमें हम एक वर्चुअल स्टीयरिंग पकड़े थे, इधर गाड़ी दी, उधर गाड़ी दौड़ाई, उधर ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना। तो उससे क्या होता है, हम एक जगह बैठे हुए हैं
उसे तो कोई जिसके हाथ पैर नहीं है वो भी आनंद ले सकता है। सही बात है। लेकिन वास्तव में तो हम गाड़ी तभी सीखते हैं जब हम सड़क पे चलते हैं। इसी तरह से हमें दिमाग को एक्टिव रखने के लिए हमें बुक पढ़ना अनिवार्य है। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा है, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो लोग हैं जो अपना तर्क ज्ञान देते रहते हैं, और एक अपना फेसबुक यूनिवर्सिटी वाले कुछ छात्र हैं ये बड़ा ज्ञान देते हैं, ठीक है ना, इनको लेकर के ये लोग पढ़ के आते हैं या फिर एवं ज्ञान छौंकते रहते हैं? असल में क्या है ना, इनकी एक फैक्ट्री है, वहां से प्रोडक्ट बन के आता है और ये सिर्फ उसको सर्व करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। हाँ, कोई काम नहीं है ये रेडीमेड ये रेडीमेड को ये आगे पास इनको ये भी नहीं पता होता कि उसमें लिखा क्या है। हाँ। इनका कोई काम नहीं है, बस आगे सर्कुलेट करना है। तो ये हमें करना चाहिए कि अपने दिमाग का सदुपयोग करने के लिए जरूरी है। जिस प्रकार से अंगों के ऊपर लागू होता है यूज इट और लूज इट। यदि मैं अपने हाथ से काम करना बंद कर दूंगा तो ये काम एट्रोफी इसे बंद कर देगा। ऐसे ही अगर हम ब्रेन का यूज नहीं करेंगे तो ब्रेन काम करना बंद कर देगा। बिल्कुल। जैसे कि आजकल सबसे बड़ा खतरा एआई का खतरा हो गया। तो एआई हमारे लिए रेडीमेड बना रहा है, हालांकि उसकी मजबूरी है एआई की आजकल, लेकिन हमें अपने ब्रेन का भी यूज करना चाहिए। बिल्कुल। उसे निष्क्रिय नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह से जो है, जैसे कि एक किताब मैं दिखाता हूँ आपको पढ़ने के लिए। जैसे एक किताब ये मैंने एक किताब ये मंगाई है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले मंगाई थी ये किताब। इसका नाम है हाउ टू रीड ए बुक। जब अभी इतने दिन हो गए मैंने ये किताब मंगाई, 2024 में आई थी, मैंने शुरू भी की थी, अभी पढ़नी कुछ एक पन्ने पढ़े हैं। तो जब तक हमें किसी चीज को ये भी करना चाहिए कि हम कुछ ऐसी किताबें पढ़े कि पढ़े कैसे। जैसे हाउ टू मेमोराइज, ऐसी बहुत सारी किताबें। असल में क्या है ना, जितना काम विदेशों में भारत हुआ है ना, भारत में हुआ ही नहीं है। भारत में इस तरह की किताबें लिखने का चलन ही नहीं है। भारत में चलन है कि जैसे कि क्या था, गीता प्रेस गोरखपुर है, गुटका रामायण, वो ये तरह तरह की छोटी छोटी रामायणें लिख के आप क्या करेंगे, उनको बड़े बूढ़ों के लिए मोटे मोटे छापे का दे देंगे। अरे भाई हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि आप इसे मत पढ़ो, आप पढ़ोगे, लेकिन हम कह रहे हैं किसी चीज की उपयोगिता देखिए। बिल्कुल। भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध ने कहा, तीन फार्मूले बताए थे किसी काम को करें ना करें। जब आपके मन में संदेह हो जाए, वो मेरे को दो याद नहीं है, क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे याद करने लायक नहीं, इसलिए मेरे ब्रेन ने याद नहीं किया। एक सूत्र का मुझे पता है, उन्होंने कहा था कि किसी काम की प्रोडक्टिविटी देखो, उपयोगिता देखो कि ये काम मेरे उपयोग का है या नहीं है। चाहे बात करनी हो, चाहे आपका कोई नशा करना हो, चाहे कोई किताब पढ़नी, मतलब अच्छा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही, काम कोई भी हो, मानसिक हो या शारीरिक हो, आप हाथ से करने वाले हो चाहे दिमाग से करने वाले, लेकिन उस काम को ये देखो क्या इसकी उपयोगिता है। अगर उपयोगिता है तो करो, अगर उपयोगी नहीं है तो मत करो। अगर कोई किताब आपको लगता है कि भाई ये किताब है, ये किताब है, इसका मिडनाइट फ्रीडम का है ये किताब, अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़नी चाहिए, आप एनालिसिस तो करो अपने ब्रेन से। अगर आपका ब्रेन कहता है मत पढ़ो तो मत पढ़ो, अगर कहता है कि हाँ भाई पढ़नी चाहिए, जो चीज अच्छी लग रही है उसे तो रीड कर सकते हो। इस किताब के बारे में ये है, इसको वैसे तो अंग्रेजी में पढ़ना चाहिए, लेकिन हिंदी पढ़ सकते हैं। मिडनाइट फ्रीडम लिखी है डोमिनिक लेपियर और कॉलिंस ने। तो ये किताब इतनी अच्छी है कि कम से कम जो विधि के विद्यार्थी हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉ प्रोफेशनल्स भी हैं और एडवोकेट्स भी हैं, उन्हें ये किताब अंग्रेजी में जरूर पढ़नी चाहिए। हिंदी में पढ़ सकते, हिंदी में कोई हर्ज नहीं है। इसके बारे में मैंने किसी विद्वान ने बताया था कि इसमें जो कैटेगोरिकली जो इसका लेखन का जो तरीका है, जो सिस्टम से जो प्रेजेंटेशन किया गया है, वो इतना बेहतरीन किया गया है कि हमारा ब्रेन जो एनालिसिस करेगा वो सीख जाएगा इसको। तो सीख जाएगा तो मतलब है कि हमारे किस काम आएगा, ये एडवोकेट्स के लिए कह रहा हूँ खासतौर पे, कि हम चीजों को किस तरह से रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये जब घटना किसी चीज घटनाक्रम जब लिखते हैं, तो घटनाक्रम को इस ढंग से हमें प्रस्तुत करना होता है केस में, अपने मामले में, कि उसके कड़ियां एक के बाद एक जुड़ती रहनी चाहिए। हाँ, कोई स्किप ना करे। हाँ। अगर स्किप करेंगे तो वो कड़ी नहीं जुड़ जाएगी और फिर वही चीज आपके नेगेटिव में चली जा सकती है। तो इसलिए किताबें खासतौर पे
क्योंकि मैं अधिवक्ता इसमें ब्रेदरन में हम अपनी भाई इसमें हैं, हाँ। तो मैं उसी तरफ से बात करता हूँ कि हमारे लिए वकीलों के, अधिवक्ताओं के लिए, सबके लिए जो विधि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें पढ़ना तो जरूर ही चाहिए, बिल्कुल, और बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और एक जो काफका की एक बुक है दी ट्रायल, वो भी अवश्य पढ़नी चाहिए। बहुत कई किताबें, कई फिल्में भी हैं जो मुझे याद नहीं है, वो भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि साहित्य, अभी आप देखेंगे जब बड़े बड़े मुकदमों का निर्णय आता है तो उनमें साहित्यिक शेर व शायरी, कविताओं का, कहानियों का, लोक कथाओं का वर्णन भी उनमें आता है। तो ऐसा है, निर्णय लिखते वक्त जजेस यूज नहीं करते, जजेस तो यूज करते ही हैं, अधिवक्ता भी अपने निर्णयों में इन चीजों को रिलेट करते हुए लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि एक्सप्रेस किया जा सके। अंत में गालिब के शेर से ही कहेंगे, अपना कहा आप समझे तो क्या समझे, मजा जब है जब एक कहे और दूसरा समझे। आप जो भी लिखे, जो भी अपना, ऐसा नहीं है कि विधि के क्षेत्र में ही, जीवन के किसी भी क्षेत्र, जब हम सामने बात करें, किसी से भी कुछ कह रहे हो, तो उन्हें भी तब भी हम इस तरह से एक्सप्रेस करें कि सामने वाले की बात समझ में आ जाए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कठिन शब्दों का इस्तेमाल, कठिन शब्दों का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। हालांकि विधि में लैटिन वर्ड्स का यूज होता है, लेकिन उन लैटिन वर्ड्स में ना एक खास मीनिंग होता है, इसलिए वो अपने आप में सुस्पष्ट होते हैं, स्वतः स्पष्ट होते हैं, इसलिए उनका तो यूज जरूर करना चाहिए। अच्छा सर, लास्ट आप मतलब यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, आज के यूथ को जो कि बहुत बिगड़ रहा है सच में? देखिए, जहाँ तक बिगड़ने की बात है, तो 5000 साल पहले भी सुकरात के ऊपर भी, सुकरात के ऊपर ये मुकदमा चलाते वक्त ये कहा गया था कि सुकरात जो है युवाओं को बिगाड़ रहा है। अच्छा। तो कहने का मतलब है, जब हजारों साल पहले सुकरात के ऊपर ये मुकदमा चल चुका और बेचारे को जहर पीना पड़ा और उसके ऊपर ये आरोप लगा कि ये युवाओं को बिगाड़ रहा है, तो पहली पीढ़ी अगली पीढ़ी को हमेशा कहते हैं कि ये लोग बिगड़ रहे हैं। हम लोग थे, हमें भी कहा गया, अब जो हमारी अगली पीढ़ी हम उन पे आरोप लगाते हैं। तो ये तो एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि हम उसी आईने से देखते हैं जो हमारी नजर है। लेकिन जो समय है वो परिवर्तनशील है। विपश्यना में हम जानते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है। तो ये परिवर्तनशीलता के साथ हमें खुद चेंज होना चाहिए। बाकी हमें गाइडेंस जरूर करना चाहिए, लेकिन युवाओं को गाइड करते वक्त उनकी बुराइयां ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये असल में क्या है ना, बुराई करने से व्यक्ति एडमेंट होता है कि उसे समझ में नहीं आता, चीजों को एक्सप्लेन करना चाहिए। भाई आप कह रहे हो कि भाई बीड़ी मत पियो, तो आपको पहले डिटेल में बताना पड़ेगा कि बीड़ी कैसे बनती है, कहाँ से आती है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और पुराने उदाहरण देने पड़ेंगे, भाई किस किस को क्या क्या नुकसान पड़ा। एक बीड़ी पीने से आपको एक बंडल इतने का आता है, एक साल में इतने खर्च हुए, एक 10 साल में इतने पैसे खर्च होंगे, इतना पैसे का अगर आप इसको इन्वेस्ट कर देंगे रिकरिंग, इसका वो आएगा। आजकल एक कंपाउंड शब्द बड़ा चला हुआ है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, जो पैसे जो क्षेत्र में जो निवेश करते हैं लोग, कंपाउंडिंग का फार्मूला बताना चाहिए कि अगर आप एक बीड़ी, मतलब सिगरेट का, मुझे तो पता नहीं, मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन अगर 100-150 का बंडल एक आता है सिगरेट का, तो एक महीने में आप कितने पी जाते हैं। इसी को अगर हम कंपाउंडिंग में कन्वर्ट करें तो हम एक साल में, मुझे तो लग रहा है कि हम कम से कम अगर लाखों नहीं तो 10-20-50 हजार तो बचा ही सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सप्लेन इस ढंग से करो कि सामने वाले की समझ में आ जाए। जब वो समझ जाएगा तो अपने आप मना कर देगा। बिल्कुल। जब आप बिना कहे मना करेंगे, अरे मैंने कह दिया तो चुप हो जा, नहीं ये नहीं ये नहीं चलेगा। उसे एक्सप्लेन करो कि क्यों मैं किसी काम को ना करूँ, तो क्यों ना करूँ बताओ ना। तो जब वो क्यों समझ में आ जाएगा तब हम मान जाएंगे। इसलिए युवा पीढ़ी के लिए यही है कि आप भी किसी काम को करने से पहले, मतलब आप जो काम कर रहे हैं, अगर वो नेगेटिव कर रहे हैं, मतलब आपकी नज़र में नेगेटिव नहीं है, पेरेंट्स की नज़र में नेगेटिव है, फ्रेंड्स की नज़र में नेगेटिव है, तो आप उसको विश्लेषण करो कि नशा है तो भाई मेरे शरीर पे क्या फर्क पड़ रहा है, और अगर कुछ और चीज़ है, कोई और
उदाहरण मेरे दिमाग में नहीं है कि क्या चीज़ गलत हो सकती है, तो उसका एनालिसिस कर लो। आजकल तो मेरे ख्याल में सबसे एडिक्शन, जो बड़ा एडिक्शन है वो मोबाइल का ही है। हाँ बिल्कुल। तो हम भी कई घंटे रील्स में गुजार देते हैं क्योंकि होता क्या है ना, ये रील्स आपके ब्रेन को डोपामाइन रिलीज करती है। तो फिर थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा, डोपामाइन रिलीज करने से हमारी ब्रेन तो एक्टिविटी रहेगा, चूंकि उसे जो आनंद मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, उसका काम ही आनंद लेना है। लेकिन भाई ब्रेन अपना जो सक्रियता है उसे बंद कर देगा। प्रॉब्लम ये है, इसलिए हमारा उद्देश्य है अपने ब्रेन को सक्रिय रखना, क्योंकि वो हमारा अपना ब्रेन है। हमारा मनुष्य क्या है, मनुष्य मन है और मन माइंड है। हम शरीर नहीं है। हम 24 घंटे क्या है, हम 24 घंटे मन में ही रहते हैं। अभी हम कितनी देर से बात कर रहे हैं, या आप जो भी सुनने वाले हैं, वो देखने वाले हैं, वो भी सोच सकते हैं कि वो अपने बारे में उन्होंने कितनी देर कब सोचा था। बिल्कुल। कोई भी आंख बंद करके ये नहीं बता सकता कि मेरी नाक कैसी है। अभी आप आंखें बंद करें, वो सोचे कि मेरा कान कैसा है, मेरे होंठ कैसे हैं, मेरा नाक कैसा है, मेरी पलकें कैसी हैं। तो कोई भी, हालांकि रोज शीशा देखते होंगे, लेकिन फिर भी आंख बंद करके विजुलाइज नहीं कर सकते कि मेरा चेहरा ऐसा है। अरे जब हम अपने चेहरे को विजुलाइज नहीं कर पाते तो कैसे हम इसको मतलब हमारा अगर तो हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम अपने शरीर में रहते ही नहीं है, हम बाहर रहते हैं। मतलब किसी ना किसी चीज के बारे में हम विचार में रहते हैं, हम मन में रहते हैं। इसीलिए भारतीय जो भारतीय मनीषा या क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी वर्ड याद नहीं आ रहा, उसमें मनुष्य कहा गया है जो मन में स्थित रहता है। तो हम मनुष्य हैं, मन में स्थित रहते हैं। लेकिन थोड़ी देर विपश्यना के बहाने से या योगा, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा चाहता कि बुद्ध की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं, मतलब किसी भी दुनिया में किसी भी, लाओ त्से को मान लो, लाओ त्से की बात मानिए, कन्फ्यूशियस, जो भी विद्वान हुए पूरी भारत दुनिया में, किसी की बात मानिए और यूनिवर्सली सोचिए। आप अपने आप को, चूंकि आप धरती पे बाई चांस एक बाउंड्री में है, लेकिन अगर आप अंतरिक्ष में चले गए तो धरती तो एक ही है ना। तो ये सोचिए कि ग्लोबली सोचिए, अपने आप को सीमित मत रखिए। अपने आप को अपने परिवार या अपने मोहल्ले या अपने देश, अपने स्टेट तक सीमित ना रखिए। पूरी ह्यूमैनिटी के बारे में सोचिए, पूरी दुनिया के बारे में सोचिए। ग्लोबल पर्सन बनिए, ग्लोबल सिटीजन बनिए। पूरी दुनिया एक है, सब हम लोग, सबका जन्म जो है अफ्रीका से हुआ है। पूरी दुनिया में लोग वहां से दूसरे देशों में फैल गए। अब अपने स्वार्थ के कारण हमने यहाँ कब्जा कर लिया, यहाँ धरती कब्जा ली, तो इसलिए हम लोग ऐसे स्वार्थी बन गए हैं। तो अंत में इसी के बाद समाप्त करते हैं कि इंसान बनिए, ग्लोबल पर्सन बनिए और अपने ब्रेन का यूज कीजिए। जी बिल्कुल। पढ़ाई, किताबों के जरिए हमारा दिमाग, आंखें पढ़ती हैं तो हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है, ब्रेन एक्टिव होता है। अदरवाइज तो यूज इट और लूज इट का फार्मूला लागू हो जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। चलिए सर, आपसे बात करके, आपकी लाइब्रेरी दिखा करके मेरे को इतना सुकून, मतलब खुद भी देख करके मेरे को काफ़ी सुकून मिला और अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच इतनी सारी जानकारी देने के लिए, निकाल के इतना लंबा सफर करके। और नहीं, मेरा काफ़ी दिन से मेरी इच्छा थी साथियों, काफ़ी दिन से बहुत इच्छा थी सर की लाइब्रेरी देखने की। आज वो मेरी इच्छा पूरी हो गई। और रियली बताऊँ, मुझे किसी चीज़ को, मैं बहुत सारी जगह पर मतलब वैसे घूमने गई हूँ, कहीं भी जाती हूँ, जितनी खुशी मुझे सर की लाइब्रेरी देख करके मिली ना, उतनी खुशी मुझे सच में नहीं, सर से मिलने की भी खुशी हुई है, ऐसा नहीं है। सर से भी मिल के बहुत खुशी हुई। इधर देखिए सर, सर से मिलकर भी बहुत खुशी हुई, लेकिन जो लाइब्रेरी की किताबें देख करके जो खुशी मिली है ना, क्योंकि इतना बड़ा कलेक्शन मैंने आज तक किसी के पास नहीं देखा, ये समझ लो। और शायद अगर इस सर के पास इतनी किताबें नहीं होती, इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं होती, तो शायद मुश्किल ही मैं घर आती, क्योंकि मैं मोस्टली बहुत कम लोगों के घर में जाती हूँ, बहुत कम, ना के बराबर। क्योंकि मुझे होता है ना फालतू की पंचायत करना ना हर टॉपिक पर या लड़ाई झगड़ा, मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं आती। मुझे सिर्फ मेरी लाइफ में वही लोग रखने हैं जिनके पास कुछ है देने के लिए। जैसे सर के पास बहुत सारी किताबें, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ें हैं नॉलेज वाली, वो चीज़। तो कहते ना, कल मैं एक रात को वीडियो देख रही थी जिसमें बोल रहा था कि संगत का असर होता है। ठीक है, पहले मेरे दोस्त थे, मतलब ऐसे
टेम्परेरी कि भाई सुख दुख की बात कर ली, ये कर ली, वो कर ली। उसके बाद फिर मेरी दोस्ती हुई थोड़े जो पढ़ने वाले बच्चे थे, लॉयर्स। तो मैंने कहा नहीं यार, मेरे को भी LLB करनी चाहिए। मेरे सलाहकार थे, ने सलाह दी, फिर मैंने LLB करी। अब मैं सर के साथ में हूँ, इनके साथ मेरी संगत हो गई सर के साथ। अब मैं भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाऊँगी। मतलब जब तक मैं इस स्टेज पे आऊँगी मेरे को काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि अभी यंग एज में हूँ मैं। तो इस एज में क्या है कि कमाने की, खाने की, घर की, गृहस्थी की ये ज़्यादा टेंशनें होती हैं। लेकिन ये है कि स्टार्ट कर दिया मैंने भी अपना कलेक्शन बनाना, लेकिन जितनी खुशी मुझे यहाँ पर आके मिली सच में कहीं पर नहीं मिली, सच में। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को चाय भी पिलाई, ब्रेड भी खाया, अभी गुजिया मेरी रखी हुई है यहाँ पर। सच में सर आपसे बात करके मतलब बहुत अच्छा लगा, सीरियसली, मतलब हार्डली बोल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा सच में आपसे मिल करके और बात करके, और आपकी लाइब्रेरी देख कर तो सच में दिल को अलग ही सुकून मिला है सच में। और एक बार मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले कहना चाहूँगी कि जो लोग अपने आप को बहुत अम्बेडकरवादी बनते हैं, ठीक है ना, और कहते हैं कि भाई जाति ख़त्म होनी चाहिए, धर्म ख़त्म होना चाहिए, सारी चीज़ें, तो आप लोग को ये चीज़ें मतलब ये सोचने वाली बात है कि आपके पास में इतनी किताबें हैं, क्या आपने रीड किया है? आप फेसबुक पर जा कर के, कुछ दिन पहले मैं भी यही काम करती थी कि किसी को भी धर्म को गाली देना, किसी भगवान को गाली देना, या ये चीज़ें, ठीक है ना, मैं इन चीज़ों को अब मैंने मतलब पिछले लगभग 2 साल से बिल्कुल स्टॉप कर दिया कि नहीं, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलना। आप तर्क करिए, करना है तर्क करिए, तर्क की लड़ाई लड़िए, लेकिन किसी देवी देवते को या किसी को भी अपशब्द मत कहिए। आप पहले पढ़िए उस चीज़ के बारे में और तर्क से और कानून सम्मत जवाब दीजिए, क्योंकि अभी रिसेंटली कई लोगों का मैंने देखा है उनके ऊपर FIR हुई है, मुकदमे हुए हैं, टाइम की, पैसे की, एनर्जी की बर्बादी और कुछ भी नहीं है। और आप कितने डिप्रेस्ड रहते हो जब आपके ऊपर कोई मुकदमा इस तरह का लगता है। तो भाई साहब पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब लाइफ के लिए अगर कोई भी चीज़ ज़रूरी है तो मैं मानती हूँ कि भाई पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आप तर्क कर पाओगे। बिना पढ़ाई के आप तर्क नहीं कर सकते। सही कहा ना सर, गलत तो नहीं बोला है ना? और सर के पास भी मैंने देखी कि किताबों का जो कलेक्शन है ना, जो मतलब कट्टरवाद नहीं अपने अंदर लाना है कि नहीं सिर्फ बाबा साहब को फॉलो करना है या सिर्फ अपने ही महापुरुषों को, नहीं। आपको अगर बाबा साहब को पढ़ना है तो आपको गांधी को भी पढ़ना पड़ेगा, गांधी जी को, सॉरी गांधी बोली हूँ, गांधी जी को भी पढ़ना पड़ेगा, नेहरू जी को भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब सभी को पढ़ना पड़ेगा। आप ये भी तो सोचिए कि उनका थॉट प्रोसेस, जो दिमाग था वो क्या था, वो अपने दिमाग से क्या चीज़ें सोचते थे, क्या करना चाहते थे। देखिए सारे लोग बुरे नहीं हो सकते, ठीक है ना, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ कमियाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो उस हिसाब से सोचना चाहिए, मतलब कट्टरवाद नहीं लाना है, किसी को भी लेकर के कट्टरवाद नहीं लाना है अपने अंदर। जैसे बहुत से लोग क्या हैं कि बुद्धवादी हैं, तो गौतम बुद्ध को लेकर बहुत कट्टरवादी हैं कि नहीं भाई अगर आप बुद्ध को नहीं मानते तो बाबा साहब को नहीं मानते। भाई ऐसा नहीं है। मेरे ऊपर भी कई बार यही आरोप लगता है कि अगर बाबा साहब को मानते तो बुद्ध को भी अपनाना पड़ेगा। और मैं तो कई बार अपने फेसबुक पे भी लिख चुका हूँ कि भाई मैं तो बुद्ध हूँ, मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ। बिल्कुल बुद्ध का भाई जब बुद्ध अपने आप को अपदीप भाव तो वो बुद्ध बन गए तो मैं भी बुद्ध हूँ। मुझ में क्या कमी है जो बुद्ध बनने में, मैं भी तो बुद्ध ही हूँ। जी जी बिल्कुल। भाई वो उससे पहले भी बुद्ध हुए थे, जो हमारे गौतम बुद्ध है इनसे पहले भी बुद्ध हुए हैं। बिल्कुल। तो अब उनके बाद मैं अपने को मानता हूँ, मैं भी हो गया। अब बीच में किसी ने घोषणा नहीं की तो हम क्या कर सकते हैं? सही बात, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई अगर देखिए ये पैमाना कोई नापना चाहता है कि हमारे बुद्धत्व की कि मैं बुद्ध हूँ नहीं हूँ, अगर आपके पास कोई पैमाना हो नापने का तो नाप लो। सही बात है। लेकिन वो क्राइटेरिया लाओगे कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल भाई आपके पास भी तो वो क्राइटेरिया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि अभी जो बात कर रहे थे ना कि आपने अभी जो बात कर रहे थे कि किसी चीज को अच्छाई या बुराई कहने का, आपके पास क्राइटेरिया लाओगे कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास आप पहले अपनी एक नजरिया विकसित करिए जो निष्पक्ष नजरिया हो, उसके बाद आप किसी का विश्लेषण करिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा अपना दृष्टिकोण है, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, अब मैं दूसरे के धर्म वाले को बुराई को तो मैं कैसे कह सकता हूँ भाई? वो उसके दृष्टिकोण से मैं बुरा हूँ, हमारे दृष्टिकोण से वो सामने वाला बुरा है, तो ये क्या मतलब हुआ? तो क्या बुद्ध का ही तो कहना है, वैर से वैर समाप्त नहीं होता, बुराई से बुराई समाप्त नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये है कि प्रेम करुणा से सब समाप्त हो सकता है। जी प्रेम और करुणा में तो सब पूरा संसार का भरा है। चलिए अब अपनी वीडियो को खत्म करते हैं और मेरा पूरा ब्लॉग देखना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि
सर के विचार आपको कैसे लगे, ठीक है ना। और कोई अगर कोई आपको कमी लगती है, कोई भी किसी भी तरह का कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो जरूर लिखें, सवालों ठीक के है ना। स्वागत है। हाँ, सवालों के लिए हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर हैं, तैयार हैं, लेकिन कुतर के अपशब्द मत लिखना प्लीज, मुझे इस चीज से बहुत एलर्जी है। मैं सच में, देखो आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो आपको गाली देने का, अपशब्द बोलने का कोई राइट नहीं है। बहुत सारे लोग देते हैं, मैं उनको मतलब अवॉइड करती हूँ, ठीक है ना। मेरे नज़रों में आप बिल्कुल जीरो हो फिर, ठीक है। बात लिखो, अच्छी लिखो, सवाल करो। बाबा साहब ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया तो सवाल करने के लिए दिया, इसलिए नहीं दिया है कि आप अपशब्द बोलने लग जाओ, गालियाँ देने लग जाओ। ये चीज़ बिल्कुल मत करना। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच सर। चलिए।